गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग क्लास 9 जिसमें चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति, आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस थी। उस समय फ्रांस की राजधानी कहाँ थी? पेरिस। और अभी भी फ्रांस की राजधानी कहाँ पे? पेरिस में। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो 14 जुलाई 1789। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 क्रांति स्टार्ट होती है। तो उसमें कुछ अफवाह फैलाया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। तो उस टाइम अफवाह फैलाया गया था कि सम्राट द्वारा सेना को शहर में घुसकर नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। अब अफवाह फैलती है तो भीड़ स्वाभाविक से जमा होगा। तो लगभग 7,000 मर्द और औरत टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए हैं। एकत्रित होने का मतलब होता है जमा होना। उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय किया। कौन? तो फ्रांस की जनता ने क्या निर्णय किया? तो जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया। कौन? तो फ्रांस की जनता। अब जनसेना का गठन तो हो गया, इसके बाद क्या हुआ? तो हथियारों की खोज में वे बहुत सारे सरकारी भवनों पर जबरन प्रवेश किया। पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर बास्तिल किला उपस्थित था। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बास्तिल का किला कौन सा दिशा में था? तो पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर बास्तिल का किला की जेल को तोड़ डाला। किला के अंदर क्या था? एक जेल था जहां भारी मात्रा में गोली बारूद मिलने की संभावना थी। कहाँ पे? तो बास्तिल का किला में भारी मात्रा में गोली बारूद मिलने की संभावना थी, परंतु ऐसा कुछ था नहीं। हथियारों पर कब्जा की सशस्त्र लड़ाई, हथियारों की कब्जे पर सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि हथियारों की खोज में कहाँ का कमांडर मारा गया? तो बास्तिल का कमांडर मारा गया। और बास्तिल का किला में कैदियों की संख्या कितनी थी? तो 7। तो इसमें यही चीज क्वेश्चन आता है कि कैदियों की संख्या कितनी थी? 7। सम्राट की निरंकुश शक्तियों की प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों का घृणा का केंद्र था। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति में ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्रांस की सम्राट की निरंकुश शक्तियों के प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों का एक घृणा का केंद्र था। एक नंबर का क्वेश्चन में ये प्रश्न आता है। इसीलिए किले को ढा दिया गया। इसीलिए लोगों का घृणा का केंद्र होने के कारण किले को ढा दिया गया, यानी तोड़ दिया गया, और इसके अवशेष को बाजारों में उन लोगों के पास बेच दिया गया जो ध्वज को बेतौर स्मृति चिन्ह के रूप में सजाना चाहते थे। अधिकांश जनता पारोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। फ्रांसीसी क्रांति में अधिक से ज़्यादा जनता पारोटी की कीमत, जो महंगी कीमत थी पारोटी की, उसके विरोध कर रही थी। परिणाम ये हुआ कि फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने तक की बात आ गई। यहाँ पे फ्रांस के सम्राट को लास्ट में फांसी दे दिया जाता है। अब यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट होता है पहला, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। सन 1774 में बुर्बो वंश के लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन था। लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन था, नहीं बैठा हुआ था। उस समय उसका उम्र 20 साल का था। अब फ्रांस का सम्राट जो लुई 16वां था, उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था। राजरोहन के समय उसने राजकोष खाली पाया। कौन? तो लुई 16वां। राजरोहन का मतलब होता है जब राजा बनने के समय राजरोहन यानी राज्याभिषेक किया जाता है। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संकट संसाधन नष्ट हो गई। लंबे समय में युद्ध चलते रहे जिसके कारण फ्रांस का वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुका था। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार के शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्चों का बोझ अलग से था। जाहिर सा बात है कि सम्राट के विशाल महल के अंदर राज दरबार के शानो शौकत को बनाए रखने
प्लस सैनिक का खर्चा, इसके बाद घोड़ा का खर्चा, ये सब क्या था, फिजूल खर्चा का बोझ अलग से था। लुई 16वां के शासन काल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेश को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने का सहायता दी। यहाँ पे एक पॉइंट नोटेड वाला बात है कि लुई 16वां कहाँ का राजा था, तो फ्रांसीसी साम्राज्य का राजा था। लुई 16वां फ्रांसीसी साम्राज्य का राजा था। लुई 16वां के शासन काल में फ्रांस ने अमेरिका को, फ्रांस किसका मदद करता, अमेरिका को, फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी। फ्रांस किसका हेल्प किया, अमेरिका का। तो कितना उपनिवेश थे उस समय, 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में फ्रांस मदद करता है अमेरिका का। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया। युद्ध के चलते फ्रांस पर अब 10 अरब लिब्रे और अधिक जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ था। फ्रांस के ऊपर 2 अरब लिब्रे का बोझ पहले से था, और जो ब्रिटेन से अमेरिका को आज़ाद करवाया फ्रांस, इसके कारण 10 अरब लिब्रे और उसमें अधिक ऐड हो गया। तो कुल फ्रांस के ऊपर 12 अरब लिब्रे का बोझ हो गया। कुल 12 अरब लिब्रे का कर्ज फ्रांस के ऊपर बोझ हो गया। और एक पॉइंट वो भी है कि फ्रांस का मुद्रा है लिब्रे। फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है, लिब्रे। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। सरकार से जो कर्जदाता जो कर्ज दिए थे सरकार को, अब वो 10% ब्याज की मांग करने लगे। अपने नियमित खर्च, सम्राट के अपने नियमित खर्च थे, जैसे सेना का रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था, और केवल तीसरे स्टेट के लोग कैसे थे, तो जनसाधारण लोग थे, जिसमें किसान, मजदूर इत्यादि आते थे। तो जनसाधारण लोगों से ही कर अदा करते थे। कर का मतलब टैक्स लिया जाता था। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सीमांती व्यवस्था का अंग था। फ्रांसीसी समाज 3 वर्ग में विभाजित है, हम लोग पढ़ लिए हैं। तो वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सीमांती व्यवस्था का अंग था। अब यहाँ पे प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले था। 1789 से पहले प्राचीन राजतंत्र का पद का प्रयोग किया जाता था। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे, और तृतीय स्टेट जिसमें बड़े व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील आदि आते थे। किसान और कारीगर आते थे। छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर और नौकर आते थे। और कर किससे लिया जाता था, तो तृतीय स्टेट से। वैदिक काल में समाज भी 3 वर्ग में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कितने वर्ग में, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहाँ पे वो समाज कितने वर्ग में बटा था, 3। तो प्रथम स्टेट में पादरी, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग, और तृतीय स्टेट में बड़े व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील, ये थोड़ा सा हाई क्वालिटी के थे। किसान और कारीगर थे। छोटे किसान, भूमिहीन और मजदूर और नौकर थे। सबसे ज़्यादा टैक्स तृतीय स्टेट को ही अदा किया जाता था फ्रांसीसी क्रांति में। इसीलिए यहाँ पे आंदोलन धीरे धीरे मजबूत होने लगा। और ये प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तृतीय स्टेट में कुछ लोग अमीर हैं और कुछ गरीब। कौन कौन गरीब है, तो किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर और नौकर, ये सब क्या है, गरीब है। बड़े में अमीर कौन है, तो बड़े व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील, ये सब क्या थोड़ा सा अमीर है। परंतु इसको तीसरे स्टेट में रखा गया था। तो द्वितीय स्टेट में कौन था, कुलीन वर्ग था, और प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग था। ये दिमाग में रखिएगा बात को। पूरी
आज़ादी में लगभग 90% किसान थे। फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अधिक किसानों की संख्या अधिक थी, 90% किसान थे। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। जमीन की मालिक में किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तृतीय स्टेट के अमीरों का अधिकार था। फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस में लगभग 60% जमीन पर कुलीन वर्ग, चर्च और तृतीय स्टेट के अमीर लोगों के अधिकार में था। कितना? 60% जमीन। फ्रांसीसी क्रांति में 2 प्रकार के कर थे। फ्रांसीसी क्रांति में कर की संख्या कितनी थी? 2। तो कौन कौन? एक टाइल टैक्स, जिसको टाइल कर बोलते हैं। टाइल किसके द्वारा लिया जाता था? तो लुईस 16वां के द्वारा। याद करने का एक ट्रिक है, टाइल ला आ गया और लुईस 16वां ला भी आ गया। तो टाइल किसके द्वारा लिया जाता था? तो लुईस 16वां के द्वारा। और ताइद टैक्स यानी ताइद कर, चर्च या धार्मिक कर। चर्च क्या है? धार्मिक कर है, जो पादरी के द्वारा लिया जाता था। तो हम लोग देखें, क्या देखें? फ्रांसीसी क्रांति में 2 प्रकार के कर है, एक टाइल कर है, एक ताइद कर है। तो टाइल ला शब्द आया, तो टाइल लुईस 16वां के द्वारा लिया जाता था। टाइल किसके द्वारा? तो लुईस 16वां के द्वारा। और ताइद चर्च या धार्मिक कर है, या पादरी के द्वारा लिया जाता था। प्रथम दो स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्माना प्राप्त थे। कहने का मतलब जन्म अधिकार प्राप्त था। किसको किसको? तो प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को। कहने का मतलब है कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग में वही सब रहेंगे जो इसके पूर्वज कुलीन वर्ग में आते हैं और पादरी वर्ग में आते थे। सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था कि राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट था। तो छूट किसको किसको था? तो कुलीन वर्ग को था और पादरी वर्ग को था। इन लोगों को कर नहीं देना पड़ता था। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सीमांती विशेषाधिकार भी शामिल थे। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सीमांती विशेषाधिकार भी शामिल थे। वह किसानों से सीमांती कर वसूल करते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा करते थे। स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवा देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग करना किसका काम था? ये काम सीमांती किसानों का था। फिर से कुलीन वर्ग के बारे में कुछ जानते हैं, इसी को रिपीट करते हैं। कुलीन वर्ग के कुछ अन्य सीमांती विशेषाधिकार भी शामिल थे। कुलीन वर्ग वह किसानों से सीमांती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा करते थे, स्वामी के घर में रहते थे और उनके खेतों में काम करना, सैन्य सेवा देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग करते थे। कौन? तो किसान वर्ग। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद था। हम लोग पहले पढ़े ताइद। देखिए ताइद किसके द्वारा वसूला जाता था? तो चर्च द्वारा। और चर्च क्या था? एक धार्मिक कर था जो पादरी के द्वारा वसूला जाता था। यही चीज़ यहाँ पे है कि चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा था। ताइद जो एक धार्मिक कर था जो पादरी के द्वारा वसूला जाता था। किससे? किसानों से। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। जितना भी कर फ्रांसीसी क्रांति में देना होता था, किसको देना होता था? तीसरे स्टेट को, या तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को ही, सरकार को ही कर चुकाना होता था। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर। अब चलिए, टाइल किसके द्वारा लिया जाता था? तो लुईस 16वां। टाइल में ला गया तो ला लुईस 16वां द्वारा लिया जाता था। तो इन करों में टाइल कुछ प्रत्यक्ष कर था, कुछ अप्रत्यक्ष कर था। और टाइल किसके द्वारा लिया जाता था? तो लुईस 16वां के द्वारा। तो अप्रत्यक्ष कर इसको बोलते हैं जिसको डायरेक्ट नहीं लिया जाता था, उसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं।
जिसमें नमक, तंबाकू रोजाना उपयोग की वस्तु पर लगाया जाता था। ये कैसा कर था? तो अप्रत्यक्ष कर। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अप्रत्यक्ष कर किस में लगाया जाता था? तो नमक और तंबाकू में। तंबाकू का मतलब होता है खैनी। नमक, तंबाकू और रोजाना उपयोग होने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता था, जैसे सब्जी उब्जी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के वित्तीय कामकाज। राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से ही जनता वहन करती थी, यानी किसान वर्ग के लोग थे वही सब पेमेंट करते थे टैक्स, और इसी से वित्तीय कामकाज चलता था। तो वित्तीय कामकाज के लिए राजा किसानों पर डिपेंड थे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे लिब्रे। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। लिब्रे कहाँ की मुद्रा थी? तो फ्रांस की। इसकी समाप्ति कब कर दिया गया? तो 1794 में। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी है। क्या है? स्टेट। पादरी वर्ग। चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह। पादरी वर्ग क्या है? तो चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का एक समूह है। ताइद किसके द्वारा वसूला जाता था? तो पादरी के द्वारा, और एक धार्मिक कर था ताइद। तो चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाले कर कृषि उपज के 10वें भाग। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि ताइद में कितना भाग टैक्स के रूप में देना पड़ता था? कृषि उपज के 10वें भाग। कृषि उपज के 10वें भाग कहने का मतलब हो गया 10 kg गेहूं हुआ तो 1 kg टैक्स के रूप में देना होगा। अरे किसके द्वारा वसूला जाता था? तो चर्च के द्वारा। अब टाइल, एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइल लॉ किसके शब्द आया? तो लुई 16वां के द्वारा। ये सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर था, जो लुई 16वां डायरेक्ट लेता था। किससे? किसान से। और ताइद किससे रिलेटेड था? तो धार्मिक कर था, जो चर्च के द्वारा वसूला जाता था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट पार्ट आगे देखेंगे।